संस्कृत व्याकरण के सुधी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे त्रिच प्रत्यय के संदर्भ में। इसके पूर्व में पूर्वकृत प्रकरण के अंतर्गत णुल प्रत्यय की चर्चा की जा चुकी है। णुल प्रत्यय के अनंतर उसी तरह से प्रायः नियमों से आबद्ध हुआ त्रिच प्रत्यय भी देखा जाता है। कृत प्रत्यय प्रकरण के 4 भागों में से कृत्य प्रक्रिया के अंतर्गत रहने वाले 5 प्रत्ययों का अवलोकन कर लिया गया था और उसके बाद पूर्वकृत प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत णुल प्रत्यय के अध्ययन के अनंतर आज त्रिच प्रत्यय का अध्ययन करना है। त्रिच प्रत्यय सामने बोर्ड पर लिखा गया है। त्रिच प्रत्यय और कोष्ठक में लिखा है पूर्वकृत प्रत्यय, माने इस प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत ये प्रत्यय है। किस तरह से साहित्य, दर्शन आदि में इसका प्रेक्षण किया जाता है, इसको देखते हैं। क्या नियम लगता है, किस तरह से धातुओं से संबद्ध होकर के ये इससे बने हुए शब्द देखे जाते हैं। सबसे पहले लिखा है अनुबंध लोप के पश्चात त्रि शेष रहता है। त्रि माने त्रिच के चकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है और तस्लोप से लोप हो जाता है, तो त्रिभर शेष रहता है। यही त्रि धातु से जुड़ जाता है। किस अर्थ में होता है त्रि? आगे लिखा है कर्तर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, माने कर्ता के अर्थ में अर्थात वाला के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। णुल प्रत्यय भी वाला अर्थ में था, यह प्रत्यय भी वाला अर्थ में करने वाला, पढ़ने वाला, हंसने वाला, खाने वाला। तो इस तरह से कर्तर्थ में इसका प्रयोग द्रष्टव्य है। आकारांत धातुओं से युग का आगम नहीं होता। युग का आगम बताया गया था, णुल प्रत्यय के अंतर्गत हो रहा था। जैसे दायक है तो दा धातु है, आकारांत धातु है, और इस आकारांत दा धातु से आतो युग चिण कृतोह सूत्र से युग का आगम हो जा रहा था। तो आतो युग चिण कृतोह कहता है कि आकारांत धातु से युग का आगम तब हो जब चिण कृतोह माने बाद में चिण प्रत्यय हो या कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले ईत या णित प्रत्यय बाद में हो। तो या तो ईत णित हो या चिण हो। तो णुल में तो णित की स्थिति थी, किंतु यहाँ तो न तो ईत है, न णित है, न चिण है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में यहाँ आकारांत धातुओं से युग का आगम नहीं होगा। ये विशेष बात जानिएगा। तो इसलिए आकारांत धातु से युगागम नहीं होता। गुणादेश की स्थिति विद्यमान रहती है, माने यहाँ गुणादेश देखा जाता है और विशेष्यानुसार लैंगिक विधान किया जाता है। विधायक सूत्र है णुल त्रिचौ, माने कर्ता के अर्थ में णुल और त्रिच प्रत्यय धातु से हुए, ये सूत्र कह रहा है। तो णुल प्रत्यय तो देखा जा चुका था, त्रिच नहीं देखा था, तो इसलिए दोनों ही प्रत्ययों को बांधने वाला सूत्र है। इसी कानून से धातु से ये प्रत्यय जुड़ते हैं, अन्यथा नहीं जुड़ेंगे। दूसरा है एकाच उपदेशे अनुदात्तात का धातु एकाच हो, माने एक स्वर वाली हो, या अनुदात्तात माने अनुदात्त स्थिति वाली हो। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचय 4 प्रकार के स्वर देखे जाते हैं। यद्यपि ये विशेष रूप से वेदों में देखे जाते थे, लोक में इनका कोई विशेष मूल्य नहीं है, बावजूद उनके पाणिनि संक्रमण काल के आचार्य थे, जिस समय वैदिक शब्द जा रहे थे, लौकिक साहित्य आ चुका था, इसलिए लौकिक व्याकरण 98% महत्व रख रहा था, किंतु फिर भी बीच बीच में वैदिक स्वरों का महत्व भी समाप्त नहीं हुआ था। अतएव उन्होंने उसका भी ध्यान रखा, इसलिए कहा एकाच उपदेशे अनुदात्तात, माने एकाच धातु एक स्वर वाली धातु हो या अनुदात्त धातु हो, तो उससे ईट के आगम का निषेध कर दिया गया है। माने उससे इडागम नहीं होता, ईट का आगम नहीं होता। आर्ध
आर्ध धातु परे रहते, आर्ध धातु प्रत्यय अगर बाद में हो तो ऐसी स्थिति में इट के आगम का निषेध है उपदेशे, माने उपदेश की अवस्था में। उपदेश की अवस्था माने जब महर्षि चाहें, जब आचार्य चाहें, तो ऐसी स्थिति में यहाँ इट के आगम का एकाच धातुओं के साथ या अनुदात्त परक धातुओं के साथ निषेध कर दिया गया है। यू और नाकव, यू और रू के स्थान पर अन और अकादेश हो जाते हैं, तो यू और नाकव सूत्र पूर्व प्रत्यय में लगा हुआ था या आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ भी यू और रू का आदेश होगा उसे अन अक हो जाता है। तो इसलिए ये सामान्य नियम है। अब इन नियमों को हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, उन पर फॉलो कराते हैं। पहला उदाहरण है क्री धातु है, क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगाएंगे, तो क्री से त्रिच लगाएंगे तो कायदे से कृत्रि बनने लगेगा, क्योंकि त्रिच में त्रि ही शेष बचता है, तो क्री और त्रि को जोड़ेंगे तो कृत्रि बनने लगेगा। किंतु कृत्रि नहीं बनता बल्कि कर्तृ बनता है। तो कर्तृ कैसे बनाएंगे? यहाँ गुणादेश करेंगे। गुणादेश सार्वधातुक धातुक यो, सार्वधातुक या अर्ध धातुक प्रत्यय अगर परे हो तो वहाँ धातु में विद्यमान स्वर को गुणादेश हो जाता है। तो यहाँ क्री धातु है और क्री में री है, इसी री स्वर को अर हो जाएगा, माने ये गुणादेश हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिच प्रत्यय है ये अर्ध धातुक प्रत्यय है, न तो शीत है न तिंग है, इसलिए सार्वधातुक है नहीं। अर्ध धातुकम शेषः से इसकी अर्ध धातुक संज्ञा है, और सार्वधातुक अर्ध धातुक यो कहता है कि सार्वधातुक या अर्ध धातुक प्रत्यय अगर परे हो तो पूर्व को धातु के स्वर को गुणादेश हो जाए, तो गुणादेश होकर अर हो गया। और जल तुम्बिकान न्याय से, माने पानी में सूखी लौकी डालिए, कितना भी नीचे डाल के छोड़ दीजिए वह सूखी लौकी ऊपर की ओर ही भागती है। उसी तरह से ये रेप बाद में व्यंजन रहते असहिष्णु हो जाता है और ऊपर की ओर चढ़कर बैठ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ रेप ऊपर चढ़ेगा और बन जाएगा कर्तृ। ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ तो एक ही ठुता है और यहाँ हमने दुई लगा दिया है, इसलिए बहुतेरे लोगों के मन मस्तिष्क में ये भी बात होगी कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा भाई अचोराभ्याम द्वे, ये सूत्र है आपके संधि प्रसंगों में आया है। अब अध्ययन कौन कितना करता है, कितनी जानकारी रखता है, ये उसके ऊपर है। ये रेप या हकार के बाद अगर यर प्रत्याहार होता है तो उसे द्वित्व हो जाता है, डबल हो जाता है। यहाँ र के बाद त है, ये त यर प्रत्याहार के अंतर्गत है, इसलिए यह त विकल्प से डबल हो जाता है, दो हो जाता है। तो इसलिए यहाँ दो हुआ है विकल्प से, न चाहे तो न लिखें, लेकिन दोनों रूप जाने तो, क्योंकि जरूरी है। तमाम परीक्षाओं में इसके भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए हो गया शब्द कर्तृ। अब ये कर्तृ प्रातिपदिक है, मूल शब्द है। इसमें जब सुप प्रत्यय लगाएंगे तब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों लिंगों के शब्द निष्पन्न होंगे। कुछ प्रत्यय हैं अव्यय हैं जिनमें कोई लिंग नहीं होता, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो केवल पुल्लिंग में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल स्त्रीलिंग में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल नपुंसक लिंग में होते हैं। परंतु ये प्रत्यय त्रिलिंगी है, ध्यान रखेंगे। तो त्रिलिंगी होने के कारण जब पुल्लिंग में बनाएंगे तो कर्ता कर्तारव कर्तारह रूप बनेगा, जब स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो कर्तृ कर्तृव कर्तृ बनेगा नदीवत, और जब नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो कर्तृ कर्तृणी कर्तृणी जैसे वारि वारिणी वारिणी, इस तरह से रूप संचालन होगा। तो इस तरह से तीनों लिंगों में रूप बन जाते हैं। पेपर सेटर कभी कभार परीक्षाओं में भी मूर्खता करता है और पूछता है कि कर्ता में कौन सा प्रत्यय है। तो कायदे से तो कर्ता में सुप्रत्यय है, क्योंकि प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय लगा है जिससे कर्ता बना हुआ। तो उसे पूछना चाहिए कि कर्ता शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय है, ये सही सवाल है। किंतु पूछ लिया तो क्या आप लड़ने लगेंगे? वहां तो आपको उत्तर देना है। अतएव ध्यान रखेंगे कि ऐसी स्थितियों में आप जो कुछ पूछना चाहता है उसे आप समझ जाएंगे, क्योंकि चार विकल्प कृत प्रत्यय वाले दिए रहेंगे, वहां सुप वाला तो विकल्प रहेगा नहीं।
तो ऐसी स्थिति में आप कर्ता में त्रिच प्रत्यय मानेंगे, कर्तृ में त्रिच प्रत्यय मानेंगे, कर्तृ में त्रिच प्रत्यय मानेंगे, और तीनों ही क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग बन जाते हैं। अब ये इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी घबरा जाते हैं, कर्ता ही भर जानते हैं। उन्हें न कर्तृ का पता है, न कर्तृ का पता है, न अन्य लिंगों का पता है, और वे भूल करके प्रसन्न भी हैं कि हमें वो सर्वम जाना। तो इसलिए आवश्यकता उनके लिए भी उतनी ही है, क्योंकि भविष्य में अध्यापक भी हैं, और वर्तमान में यदि आप परीक्षा रत हैं, प्रतियोगिता रत हैं, तो भी आपको आवश्यकता है, पता नहीं कौन सा सवाल पूछ ले, कहाँ से उठा ले, कब कौन सा पैटर्न चेंज कर दे, किस प्रकार का पेपर सेटर हो, तो इसलिए ध्यान रखें। ठीक इसी तरह से अगली धातु है पठ धातु से त्रिच प्रत्यय लगा, तो पठ धातु से त्रिच प्रत्यय लगा, और इत कायागम यहाँ प्रत्यय को हुआ, तो इसलिए जब प्रत्यय को उसका आगम हुआ तो इत है, टित है, इसलिए आद्यंतो टकितौ से वह पहले बैठ जाएगा। जब पहले बैठ जाएगा तो बन जाएगा त्रिच, माने त्रि के पहले बैठेगा ई, तो होगा जो जाएगा पठित्री। अब जब पठित्री ये प्रातिपदिक हुआ, प्रातिपदिक कहते हैं मूल शब्द को, जैसे राम एक मूल शब्द है, उसका रूप राम है, रामा चलता है, हर एक प्रातिपदिक है अर्थात मूल शब्द है, उसका रूप चलता है हरि हरि हरया, तो जो रूप चल रहा है वो तो पद है, लेकिन जिसका रूप चल रहा है वह प्रातिपदिक है, उसी को चाहे मूल शब्द कह लीजिए चाहे प्रातिपदिक कह लीजिए। तो ये मूल शब्द है सब, पठित्री गात्री, तो ये पठित्र का रूप चला। पुल्लिंग में मैंने दे दिया एक एक एक, एक शब्द करके, क्योंकि प्राय इसी तरह से पूछ रहा है आजकल, या ऐसे ही विद्यार्थी जानना चाहते हैं, तो एक को हमने दिखा दिया, शेष को आप उसी तरह से कर लीजिए। यहाँ पठित्र का पुल्लिंग में बनेगा पठिता पठितारो पठितारह रूप चलेगा, स्त्रीलिंग में पठित्री पठित्रे पठित्र्य, नपुंसक लिंग में पठित्री पठित्रिणी पठित्री। इसी प्रकार से गई धातु है, गई धातु के आई को पहले आ होगा, ये बात इसके पहले अणुल में बताया था। कभी कभी लोग सीधे गिरते हैं, तो सीधे से काम नहीं होगा भाई। मेरे यहाँ तो अगर पीछे उससे संबंधित बात बता आए हैं तो फिर हम बार बार नहीं कहेंगे, कहेंगे तो संक्षेप में कहेंगे, तो इसलिए विस्तार के लिए आप वहाँ पहुँचिए, और अणुल में देखिए उस प्रसंग में या उसके पीछे भी ये बात आई थी। आदेश उपदेशित एक सूत्र है जो कहता है कि ऐच माने आई औ के स्थान पर आ आदेश हो जाए, अगर बाद में कोई शित प्रत्यय न हो, तो यहाँ कोई शित प्रत्यय नहीं है, तो इसलिए यहाँ तो प्रत्यय चित है, चकार की संज्ञा है इसलिए चित है, तो इसलिए कंडीशन फॉलो है, लिहाजा गई के आई के स्थान पर आ हो जाएगा, तो गाधंत्री बराबर गात्र बन जाएगा। यहाँ युग का आगम होगा नहीं, ये बात आपको पहले ही बता दी गई है कि आकारांत धातु से युग का आगम नहीं होगा, क्योंकि न तो ये प्रत्यय चिड़ है, अनित है, नणित है, तीन स्थितियां होनी चाहिए, तीनों ही यहाँ उपस्थित नहीं है। तो जब तीनों नहीं है तो यहाँ उसके आगम की कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ यह आएगा नहीं, सीधे दात्री बनेगा, ये प्रातिपदिक है। रूप चलेगा पुल्लिंग में दाता दातार दातारा, स्त्रीलिंग में दात्री दात्र दाता, नपुंसक लिंग में दात्र दात्रिणी दात्रिणी। इसी तरह से छिद धातु से त्रिच प्रत्यय लगेगा, छिद का कि छकार में ई है, तो इसलिए ये उपधा में ई है, इसे गुणादेश हो जाएगा, बन जाएगा क्षेत्र। जब क्षेत्र बन जाएगा तो उसका रूप चलेगा छेदता छेदतारव छेदतारः। छिद धातु में त्रिच लगा तो द्विजुता यहाँ विद्यमान है, इसलिए आप यहाँ का त्रिच जब इसमें लगाएंगे तो ये क्षेत्र शब्द निष्पन्न होगा, और जब क्षेत्र शब्द निष्पन्न होगा तो पुल्लिंग में छेदता छेदतारव छेदतारः इस तरह के रूप चलेगा। छेदने वाला, यहाँ करता करने वाला, करने वाली, पठता पढ़ने वाला, गाता गाने वाला, दाता देने वाला, छेदता काटने वाला। इसी प्रकार से दृश्य धातु से त्रिच लगा, दृश्य में री है, री को संप्रसारण हो जाता है, यण है संप्रसारण, माने यण हो जा, यण के स्थान पर इक हो जाना, तो इसलिए यहाँ बन जाएगा त्रिच जोड़ करके बन जाएगा दृष्टि, और जब दृष्टि बन जाएगी तो पुल्लिंग में दृष्टा दृष्टारव दृष्टारह देखने वाला,
इसी तरह से णिच प्रत्यय लग करके धातुओं से जब त्रिच बनता है, जैसे पठ धातु है और पठ में णिच प्रत्यय लगा है तो बन गया पाठ, और जब पाठ से त्रिच का त्रि लगा तो बन गया पाठित्री। और जब पाठित्री बना तो ये जो इकार है इसको अय आदेश हो जाता, इसे गुणादेश होकर ए होगा, ए को अय हो जाएगा और इट का आगम हो जाएगा तो जोड़ देने पर बन जाएगा पाठयित्री। जब पाठयित्री बनेगा तो उसका रूप चलेगा पुल्लिंग में पाठयिता, पाठयितारो, पाठयितारा मैंने पढ़ाने वाला। इसी तरह से चिंत धातु से णिच आएगा, त्रिच आएगा और गुणादेश होगा, अय होगा, उसमें इट का आगम होगा तो बन जाएगा चिंतयित्री। और फिर रूप चलेगा चिंतिता, चिंतितारव, चिंतितारा। इसी तरह से पाल धातु में त्रिच लगेगा, णिच आएगा और गुणादेश होगा, फिर इटो होगा तो पालयित्र बनेगा। और पालयिता, पालयितारव, पालयितारा है, ये रूप चलेगा माने पालन करने वाला। इसी प्रकार से स्थाप धातु से त्रिच लगेगा तो बन जाएगा स्थापयित्री। तो इसलिए स्थापयित्री को का रूप चलेगा स्थापिता, स्थापितारौ, स्थापितारा। तो इस तरह से धातुओं के साथ त्रिच प्रत्यय की संबद्धता देखी जाती है। इसी प्रकार से अनेक शब्द हैं जो इस तरह से जुड़ी हुई स्थितियों में रहते हैं। अब इनमें सामान्यतया पहचान यही होती है, ये पुल्लिंग वाले शब्द ही प्रायः पूछे जाते हैं तो इसलिए ये ध्यातव्य है। तो इसलिए कभी कभी रचयिता, रचयिता में कौन सा प्रत्यय है तो वही रच धातु है और कंडीशन वही है, जैसे पाठयिता है, पालयिता है, उसी प्रकार से रचयिता भी है। रचयित्र मूल शब्द बनता है, रचयिता, रचयितार, रचयितारः बन जाता है। इसी प्रकार से क्रेत्री शब्द बनता है, क्री धातु है, त्रिच प्रत्यय लगाया गया तो बन जाएगा क्रेत। और क्रेता, क्रेतारो, क्रेतारः रूप बन जाता है, क्रेता माने खरीदने वाला। इसी प्रकार से बह धातु से त्रिच प्रत्यय लग जाता है तो बोध शब्द निष्पन्न हो जाता है। तो इसलिए बोधा, बोधारौ, बोधारः। इस प्रकार से अनेक शब्द हैं जिनमें त्रिच प्रत्यय का संयोग रहता है, ये बात ध्यातव्य है। अब ये है कि कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे त्रिच प्रत्यय की तरह ही एक प्रत्यय होता है त्रिन प्रत्यय। अब वह त्रिन प्रत्यय आगे आएगा, वहां पढ़ाऊंगा। अब जैसे कह देता है कि कर्ता लोकान में कर्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मैं समझता हूं कि 98% विद्यार्थी लड़खड़ा जाते हैं, इसलिए कि कर्ता लोकान कहा तो कर्ता में फट से त्रिच प्रत्यय लगा बैठते हैं बड़े बड़े धुरंधर, और लगा करके चले आते हैं, एक सवाल अपना नुकसान कर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ तो एक एक की प्रतिस्पर्धा है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि कर्ता में त्रिच है कि त्रिन है, इन सारे शब्दों में त्रिन भी लग सकता है, और यही कंडीशन है, वही प्रक्रिया है, कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन अर्थ में अंतर आएगा। कर्ता यहाँ जब त्रिच प्रत्यय वाला होगा तो यहाँ अर्थ होगा करने वाला, इसीलिए कर्ता अर्थ दे दिया। और जब त्रिन प्रत्यय होगा तो अर्थ होगा करने के स्वभाव वाला। स्वभाव को कहते हैं तच्छील, तत्धनशील, तच्छील, तो वो तच्छील अर्थ में आता है, माने करने के स्वभाव वाला, पढ़ने के स्वभाव वाला, काटने के स्वभाव वाला, हंसने के स्वभाव वाला, देने के स्वभाव वाला। तो जब स्वभाव अर्थ विवक्षित होगा तब ऐसी स्थिति में वहां त्रिन प्रत्यय लगेगा। जैसे कर्ता लोकान या कर्ता कटान, कट माने चटाई, तो इसलिए चटाई को बनाने के स्वभाव वाला, वहाँ यह अर्थ नहीं है चटाई बनाने वाला। कभी टीकाकार लिख देते हैं, आजकल तो कुंजी तमाम हैं, गाइड फाइट पर ही विद्यार्थी अवलंबित हो गए हैं, तो इसलिए वे मूर्खता कर देते हैं, तो वही समझने वाले भी करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रामाणिक पुस्तकें रखिए और उनका अध्ययन करिए। कछुए की चाल हमेशा सफल, खरगोश की हमेशा असफल। इसलिए धीरे धीरे चलिए, भले ही थोड़ा समय लग जाए, महीने के बजाय 2 महीने लग जाए, लेकिन यह है कि गिरने की स्थिति न बने कि एक बार वैकेंसी से गिरे तो 5 साल बाद ही दूसरी आएगी।
तो इसलिए इन बिंदुओं का ध्यान रखिए। तो ऐसी स्थिति में ये त्रिच और तृण का अंतर है, बाकी सारी चीजें लगभग एक जैसी दिखती हैं, उनमें कोई अंतर का आपको आभास ही नहीं होगा, सारी प्रक्रिया वही हो। लेकिन इसीलिए जब वाक्य देकर पूछेगा, माने कर्ता कटान में, जो कटान में द्वितीया है वह इसीलिए है कि वहां त्रिच से नहीं बना है बल्कि तृण से बना है। माने वहां चटाई बनाने के स्वभाव वाले अर्थ में ही द्वितीया होगी, अन्यथा षष्ठी हो जाएगी। तो इसलिए वो पूछेगा कि कर्ता कटान में कर्ता में कौन सा प्रत्यय है, तब वहां आप त्रिच नहीं बता पाएंगे कि हमने कह दिया दोनों ही तो होते हैं। लेकिन अगर वाक्य दिया है तो उसमें विभक्तियों का निर्देश करने के लिए दिया है। माने वहां अगर षष्ठी दिया होता कटान के बजाय तो ऐसी वहां कटानाम कर देता, तो ऐसी स्थिति में वहां त्रिच प्रत्यय हो जाता, मान लिया जाता। तो ये ध्यान में रखना होता है कि जो प्रयोग है वे कहाँ हैं। आरंभ में तो हर बात बहुत आसान लगती है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ाते जाइए वैसे वैसे कठिन लगती है। जैसे हमने आपको केवल इतना बताया होता तो आप प्रसन्न होते, जैसे और लोग बताते होंगे तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन जैसे ये बताया तो आप थोड़ा नाराज हुए होंगे। उससे नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे अपनी गतिमत्ता बढ़ाइए, कोशिश कीजिए, यत्न कीजिए, ताकि व्याकरण के अंदर घुसने का प्रयास कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि व्याकरण बुद्धि का विषय है और जब समझ में आता है तो यहाँ भी परम रसास्वाद होता है। तो इसलिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखिए। धीरे धीरे इन सारे शब्दों को साहित्य के श्लोक या गद्यखंड पढ़ते समय भी पहचानने की कोशिश करिए। इनमें कौन सा प्रत्यय है, क्या अर्थ दे रहा है, इसलिए यह किस अर्थ में आया होगा। बाकी जैसे जैसे हम प्रत्यय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास मेरा हमेशा रहेगा कि तुलनात्मक रूप से आपको जोड़ता रहूं। तो इसलिए इन बिंदुओं का ध्यान रखिए। अब ऋण और त्रिच दो प्रत्यय पूर्व प्रत्यय के अंतर्गत हो गए हैं। आगे का प्रत्यय फिर आपको समयानुसार बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।